छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की नैया डगमगाती नजर आ रही है। वजह है, एक और तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की कमान संभालने वाले एनएचएम कार्यकर्ता सहायिका अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल हो गई है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड के भुगतान का मामला सरकार और निजी डॉक्टर के बीच तकरार की वजह बन रहा है। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों ने आयुष्मान से गरीबों के इलाज करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए डॉक्टरों ने 1 सितंबर की मियाद तय की है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड के जरिए होने वाले गरीबों का इलाज खटाई में पड़ गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि आयुष्मान कार्ड के इलाज के बकाया भुगतान 1500 करोड़ रुपए अब तक हॉस्पिटल में नहीं मिले हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने के आसार बन रहे हैं। अब इस बात को कांग्रेस मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। मितानिने हड़ताल पे हैं। 16,000 से अधिक एनएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में टार्च की रोशनी में डिलीवरी कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभाग को देखने की फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री विदेश चले गए हैं। इधर एक और हड़ताल तो दूसरी ओर चेतावनी ने स्वास्थ्य विभाग को परेशान कर दिया है। डॉक्टर के कदमों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका के चलते अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने बकाया राशि के जल्द भुगतान का डॉक्टर को आश्वासन दिया है। हालांकि इसके बाद डॉक्टरों का रुख भी कुछ नरम पड़ा है, लेकिन अभी भी आयुष्मान कार्ड से इलाज पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 1 सितंबर से पहले उनका भुगतान चालू हो जाएगा। मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और अल्टीमेटली अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और सरकार के बीच में, तो जो नुकसान है वो छत्तीसगढ़ के आम जनता का ही होना है। तो हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो। और कल बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और उन्होंने जितने हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे, और उसमें सबसे प्रमुख है पेमेंट का। इसके अलावा रेट रिवीजन है ना, और कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ 5-7 और पे चर्चा हुई। तो हमें लगता है कि अगले 2-4-5 दिन में सबको पेमेंट रिलीज़ होना शुरू हो। थकाऊपन या थोड़ा ढीलापन है प्रशासन में, चीज़ों में थोड़ा सा चुस्ती आने की ज़रूरत है। 2023 के चुनाव के पहले बीजेपी का ये अहम मुद्दा था कि आयुष्मान कार्ड से छत्तीसगढ़ में इलाज इसलिए संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार डॉक्टर को बकाया भुगतान नहीं कर रही। लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद ये समस्या अभी भी बनी हुई है। पिछली सरकार की बकाया राशि इतनी ज्यादा हो गई है कि मौजूदा सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आयुष्मान कार्ड योजना अगर उनकी सरकार में ही कारगर नहीं होगी तो ये सरकार के लिए बड़ी किरकिरी वाला साबित होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हड़ताल और आयुष्मान कार्ड दोनों दोहरी चुनौती बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या पर, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गाहे बगाहे हमें देखने सुनने को मिलती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जहां पर काफ़ी बड़ा इलाका आदिवासी अंचल है, वन अंचल है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएँ गाँव-गाँव तक पहुँच सके, लेकिन जो सुविधाएँ हैं वो भी अब बड़े चैलेंज से जूझ रही है। वजह है एक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हड़ताल और दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड का अब बंद हो जाने के आसार बनना। 1 सितंबर से डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर उनका बकाया नहीं मिलेगा
तो वो आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में ये डबल चैलेंज स्वास्थ्य विभाग के सामने है। हालांकि इस मसले को सुलझाने की भरकस कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस पर सियासत भी जारी है और ये चिंता भी बनी हुई है कि अगर ये नहीं हुआ तो स्वास्थ्य विभाग का होगा क्या। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और ये समस्या क्यों बनी हुई है ये बताने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां थोड़ी सी भी कमी खामी अगर पाई जाती है तो जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। और इस समय स्वास्थ्य विभाग ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है जो कि आने वाले समय में एक बड़े चैलेंज को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने के आसार बन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कह जरूर रहे हैं कि भाई पैसे का भुगतान हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर अभी भी मांगों पर अड़े हुए हैं। रविंद्र जी से पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। रविंद्र जी, आप लोग ने विधानसभा चुनाव के समय इसे मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस सरकार है और मोदी जी की ये जो आयुष्मान योजना है वो कांग्रेस लागू नहीं करना चाहती, इसलिए भुगतान नहीं कर रही है और आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा है। लेकिन अब तो आप लोगों की सरकार भी है, फिर भी समस्या बनी हुई है। भुगतान हो गया कहा जा रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं हमें मिला नहीं है। तो ये तो बड़ी कठिन स्थिति बन रही है और एक और हड़ताल भी चल रही है। क्या होगा आगे? कैसे संभालेंगे स्वास्थ्य विभाग को, कैसे संभालेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को? बहुत अच्छा होगा और स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य विभाग पटरी पे रहेगा, मरीजों को उनका मतलब इलाज बिल्कुल निर्विवादित रूप से होता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सच्चाई है। हमने कांग्रेस सरकार में देखा था आयुष्मान कार्ड चलता नहीं था। अब अभी एक आरोपी आया है, क्या कहते हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है पेमेंट हो जाएगा, सितंबर तक का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भी मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि मांग आती है इतना पैसा ऐसा देना है, तो पहले से एडवांस नहीं होता, तो पैसा डल जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। पैसों की कमी जब भी मांग होगी पूरी कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में तो महत्वाकांक्षी परियोजना तो मोदी जी हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए का दिया, जिसको भूपेश बघेल जी कभी गंभीरता से लिए नहीं। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में देखा था क्या ये गलत बयानबाजी है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति कोई कहता है कि नैतिकता के नाश से इस्तीफा दे दो, ऐसा है वैसा है। तो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस तो हर चीज में इस्तीफा चाहती हो तो चाहती सरकार तुरंत बदल जाए, लेकिन ये इनका क्या कहते हैं मुंगेरी लाल का सपना है, सपना पूरा नहीं होता। जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा बचे रहते हैं, टिके रहते हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं इसलिए हम फिर सरकार में, इनके कर्म पूरे थे इसलिए सरकार से बाहर चलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक बूंद समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। समस्या क्या कहते हैं, यदि धन संकट का देने का तो दूर कर लिया जाएगा, और जो हड़ताली हैं उनकी भी मांगों को यथावत मांग लिया जाए, पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये सरकार संवेदनशीलता की सरकार है, भूपेश बघेल जैसी की सरकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे मामले हल हो जाएंगे, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो स्थिति बनी हुई है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जिम्मेदारी संभालते थे वो हड़ताल में है, उनका गाना आ रहा है, वो बार बार आपको बता रहे हैं कि पत्थर के देवता हैं, मान जाओ। कब मानेगी सरकार आपकी? देखिए, आजकल एक अच्छी बात है, आंदोलन भी होता है तो गंभीरता के साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता है, तो उसके इस रूप में देखना सरकार गंभीर है। बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए, नए रूप में भी करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनको अपनी बात मांगने का अधिकार है, उसकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, आपका आश्वासन है और सरकार भी ऐसी आश्वासन दे रही है, लेकिन इन आश्वासनों का होगा क्या, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अमित श्रीवास्तव जी की टिप्पणी ले लेते हैं। कांग्रेस क्योंकि बारीकी से नज़र रखे हुए है, उनको तो मौका चाहिए और मौका मिल गया है। अमित जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, मिल रही है। जी जी, बताइए, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं घटनाक्रम सरकार में कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे भी हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई 1 तारीख से हम आयुष्मान का कार्ड लेंगे नहीं। इसका असर होगा बड़ा। कांग्रेस कैसे देखती है इन दोनों चैलेंजों को? सबसे बड़ी बात है, आज जो सरकार प्रदेश में है वो सरकारी योजना की हालत जो है अब सरकारी अस्पताल जैसी हो गई है।
नाम तो बड़े बड़े और काम ढेले का नहीं, है ना। और वोट बड़े बड़े, बड़ी बड़ी बातें, इलाज के नाम पे कमिंग सून या नेवर। तो कहीं ना कहीं बीमार पड़े जो लोग हैं वो ईश्वर पर ही भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो ऐसा लगता है छुट्टी पे चली गई है। और अब तो आयुष्मान भारत का नाम ही आयुष्मान भारत बनता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आईएमए का आरोप है कि पिछले 6 महीने से भुगतान अटका रखा गया है और अस्पताल पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उन्होंने तो साफ कहा है कि मार्च 2025 से अब तक भुगतान को रोक दिया गया है और मार्च 2025 में केवल सितंबर अक्टूबर 2024 तक का आंशिक भुगतान हुआ था और कुछ अस्पतालों को तो 2023 से ही भुगतान लंबित है। तो मतलब आप समझिए कि ये सरकार की प्रायोरिटी, जिस प्रकार आप देखिए कि ये सरकार की प्रायोरिटी में ना तो प्रदेश में शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, जबकि दोनों बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बता दूं कि अप्रूव केसेस में को भी देखेंगे तो आप रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि मरीज इलाज कराकर डिस्चार्ज हो चुके थे। दवाइयां हो, जांच हो, चाहे उपकरण की लागत बढ़ने के बावजूद ये 7 वर्षों से पैकेज दरों में कोई संशोधन भी नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आईएमए का कहना है कि भुगतान में अगर देरी होती है तो नियमों के नाम पर लगातार जो कार्रवाई, अस्पतालों की स्थिति संकट में आ गई है। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं मोहन जी कि योजना सिर्फ कागजों में ही चालू है, अस्पताल में तो जनता एक्चुअल में आईसीयू में आ रही है। तो जनता अब समझ चुकी है कि इनका ना तो बजट है, ना ये इलाज करा सकते हैं और बची सिर्फ फोटो और प्रेस रिलीज पे ही सरकार चल रही है। ठीक है, चलिए, आश्वासनों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, पर ये आश्वासन अगर जल्द पूरे नहीं हुए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अनिल जी की टिप्पणी ले लेंगे। अनिल जी, आप इस पूरी व्यवस्था को काफ़ी करीब से देखे भी हैं, जानते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड में इलाज के लिए बेचारे गरीब जाते हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं, आजकल मना कर दे रहे हैं सीधा कि इसमें नहीं होगा, वापस जाइए, वो वापस हो रहे हैं बेचारे। क्या लग रहा है ये जो मसला सुलझ जाएगा आश्वासन के बाद, डॉक्टर कुछ पीछे हटेंगे या फिर ये अब अघोषित रूप से कार्डों को वापस करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा अगर पैसे नहीं आए तो? देखिए मोहन जी, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि ये बहुत ज़रूरी मसला आपने उठाया। ये आज का मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ कल जो है राज्य नहीं बना है, परसों राज्य नहीं बना है, 25 साल हो चुके। इस 25 सालों में आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए। आपने अपने सरकारी अस्पतालों का कफन दफन करके उसकी छाती पे निजी अस्पताल खुलने लायक वातावरण पैदा किया। छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा होता था, वो 700 बिस्तर वाला था। आज शहर में ही 700 बिस्तर से ज़्यादा बिस्तर वाले निजी अस्पताल खुल गए। आप बताइए ऐसा कैसे हो गया कि निजी अस्पताल लगातार ग्रो कर रहे हैं और आपके सरकारी अस्पताल आपके लगातार नीचे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब मेकाहारा बनना चालू हुआ उसके बाद रीवा का अस्पताल बनना चालू हुआ था। रीवा का अस्पताल सरकारी बनकर चालू हो गया था। हमारे मेकाहारा के खुलने के कहीं गुंजाइश नहीं थी। उस समय ये डॉक्टर राकेश गुप्ता मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, मैं साइंस कॉलेज का युवा था। हम लोगों ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। बाद में चालू कराते समय मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष था, हम लोग अनशन पे ही बैठे थे। आप बताइए, यहाँ की सरकारी जो सेवाएं हैं, आप उसको अगर ठीक से नहीं चलाएंगे तो आदमी जाएगा कहाँ? आदमी निजी अस्पताल में जाएगा, वहाँ लूट जाता है, पिट जाता है। रेट कार्ड के बारे में मैं एक चैरिटेबल जो है संस्था थी, उसके उद्घाटन में पहले मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने जब कहा था, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि यहाँ कुछ डॉक्टरों का रेट देखकर तो मरीज इलाज स्वस्थ होने के बाद भी फिर बीमार हो जाता है, रेट देखकर, बिल देखकर। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में अगर आयुष्मान कार्ड को अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर ये सरकार जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रोना रोती थी कि केंद्र की सरकार की योजना को कांग्रेस सरकार लागू नहीं करती, तो उसके होने नहीं होने का अर्थ क्या है? फिर स्वास्थ्य मंत्री, मैं नहीं समझता आज तक किसी अस्पताल में या वो मेडिकल दुकानों में जाके कभी उनको मैं देखा हूं, लेकिन दारू दुकान में जाके वो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। अरे तो आप जो है आप करेंगे कैसे? और वैसे भी छत्तीसगढ़ 2 हिस्से में बटा हुआ है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो है अमीर धरती है, लेकिन लोग यहाँ के गरीब हैं। आधा हिस्सा शहर का और आधा हिस्सा गांव का है। गांव में तो स्वास्थ्य सेवाएं है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले वाड्रफ नगर से खबर आई थी कि शव को जो है शव वाहन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो खटिया में रख के जो है महिला की लाश को नदी पार कराएं।
तो वहाँ तो ना आपके एम्बुलेंस शववाहन पहुँच पा रही, ना एम्बुलेंस पहुँच पा रही, ना आपकी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच पा रही। आप खुद जो है घर घर तुम्हारा अस्पताल, तुम्हारे घर, तुम्हारे बाजार, तुम्हारे द्वार सब कर रहे हो। तो जब वहां आप जा ही नहीं पा रहे हो तो उस इलाके में तो वो समझ लिए है ही नहीं। और जो शहरी क्षेत्र है जहां पर आप आयुष्मान से इलाज करते थे वहां आप मना कर रहे हो, तो जाएगा कहां आम आदमी? जिसके पास पैसा है वो तो निजी अस्पताल में जाएगा। निजी अस्पताल 5 स्टार होटल की लग्जरी के मेंटेन कर रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती। अरे आप सरकारी अस्पताल को ही ठीक कर लोगे तो ये आयुष्मान कार्ड लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और कुछ ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने के बाद कुछ तो ठीक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है रविंद्र जी। और इसीलिए सरकार की भी किरकिरी हो रही है, उसे आप लोग को सुधारना भी है। आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। और जो सलाह और सुझाव दिए हैं अनिल जी ने, उस पर क्या इम्प्लीमेंट होगा क्या आने वाले दिनों में? उनके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा उन्होंने कहा कि 25 साल तक छत्तीसगढ़ है, मैं इसी छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल कॉलेज बनते देखता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनते देखता हूँ। एम्स आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती, 108 आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती, महतारी मतलब एक्सप्रेस आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती। कौन सा कांग्रेस की सरकार में आपने कभी देखा होगा कि किसी गर्भवती महिला को उस घर से उठाकर हॉस्पिटल ले जाए, या कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई संजीवनी जैसा 108 आ जाए? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टरों की, हमने कभी नहीं देखा, हमने उसके पहले कभी नहीं देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की मतलब नई नई योजनाएं थी, जिसका मतलब आज परिणाम है कि लोग देख रहे हैं। और ये आयुष्मान कार्ड भी योजना भारतीय जनता पार्टी की कभी कांग्रेस के शासन काल में दिखा नहीं। अभी जो तात्कालिक समस्या ये आ रही है कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, बोले कि फंड नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने, हम सितंबर के पहले डाल देंगे, मामला खत्म हो गया। कांग्रेस को भ्रम फैलाने दीजिए ना, उसको किस बात में विश्वास होगा? हम तो एम्स भी खोल देंगे, हम और भी खोल देंगे, खुल जाएगा, तब भी इनको लगता नहीं है। ये तो सोच रहे कब इनकी सरकार गिर जाए। हम 14 मंत्री लाते हैं तो इनको संविधान पे भरोसा नहीं होता, भले संविधान पर हमला करते रहे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के आरोपों पे ना मैं आपको इसलिए वो नहीं करता भरोसा और विश्वास भी नहीं होता जनता को कि ये लोग केवल और केवल कपोल कल्पना बात करते हैं। अच्छी चीज भी होती है उसकी तारीफ करेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के मामले में मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि जो रही है दूरंदेशी रही है, दूरदर्शी रही है। आगे भी बहुत अच्छा होगा, कोई समस्या नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ आप अभी 1 महीने बाद का इंतजार कर लीजिए। जैसे कहते थे धान खरीदी, धान नहीं हो पाएगा समय पे क्योंकि समिति प्रबंधक हड़ताल पे, हमने कहा धान खरीदी ऐसा समय होगा, उचित समय पे हो जाएगा, उचित समय होगा और उसी समय हुआ। इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी मरीज को, किसी डॉक्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा पूरा फंड उनके अकाउंट में आ जाएगा और सुचारू रूप से स्वास्थ्य विभाग चलता है। ठीक है। और आशावादी होना भी जरूरी है, और आप आश्वासन दे रहे हैं तो ये आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन विपक्ष का अपना नजरिया, उनके पास अपने फीडबैक है। अमित श्रीवास्तव जी ये तो कह रहे हैं कि भाई भुगतान एक किस्त हो चुकी है, एक किस्त बाकी है, वो भी हो जाएगी। स्वास्थ्य में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, पहले था उसे ठीक कर लिया गया है। विपक्ष क्या देखता है, क्या सोचता है इन आश्वासनों और इन वक्तव्यों को? देखिए, 2 बात। अभी तो रविंद्र जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेसी चाहते हैं सरकार चला जाए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, मेरी तो शुभकामना है। लेकिन अगर आपको जनता ने मौका दिया है तो उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरिए। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भ्रम फैलाने का काम बीजेपी बंद करे। और अभी तो आपने कहा ना, तो मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना का नाम भाजपाइयों ने आश्वासन भारत योजना कर दिया है, क्योंकि इलाज तो बंद है और वादे किए जा रहे हैं। और सरकार ने नई स्कीम चालू कर दी है, आश्वासन भारत योजना। जनता को फ्री में इलाज नहीं और फ्री में चिंता दी जा रही है। और उसी प्रकार से मूलभूत सुविधाएं अब चुनावी मौसम के साथ आती और जाती हैं। बरसात में पानी, गर्मी में बिजली और चुनाव में ही इलाज की बात होती है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अब इलाज भी ऑनलाइन दिखावा बन चुका है। फॉर्म भरिए, लाइन में लगिए और अंत में सुनिए फंड नहीं है जी। तो मतलब आप समझिए, अगर ये कल्पना करिए कि अभी तक ये क्या कर रहे थे और क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि भुगतान हो जाएगा। और क्या सरकार अगर वाकई समय पे बकाया राशि जारी नहीं कर पाती मोहन जी, और 1 सितंबर से राज्य के निजी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्गीयों के मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज अगर से वंचित होना पड़ता है तो कितना दुखद पहलू है, सोचिए। इस पे ये चिंता नहीं करते, ये हमेशा कांग्रेसियों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, अपने घोटाले को याद करो। मेडिकल जो उसमें सर्विसेज उसका था, इतना बड़ा घोटाला कैसा किया है कांग्रेस की सरकार ने। अरे आपकी सरकार है ना, डबल हम तो कार्रवाई
हम तो कर रहे हैं कार्रवाई। हर घोटालेबाज का कार्यकाल का जेल मिलेगा और सीजीएमएससी का घोटाला देखोगे ना, विजिएंट कहीं पहुंचा नहीं, कई मशीनें तो खुली नहीं। ये भूपेश बघेल सरकार का कारनामा था, कैसे धन का दुरुपयोग होता है, कैसे अपने सप्लायर को देख लीजिएगा। एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या हल नहीं होगी। हमारी कोशिश ये है कि समस्या पर ध्यान भी जाए और उसे हल भी किया जाए। जवाब नहीं रहता तो वो तर्क वितर्क करते हैं। मैं तो एक चीज और कहता हूँ कि आप कल्पना करिए रविंद्र भाई, कल्पना करिए कि अगर प्रदेश के लोगों को अगर आप भुगतान नहीं होने के कारण इलाज से वंचित होना पड़ता तो कितना दुखद पहलू होगा। और अगर इलाज बंद हो जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा अपना इलाज कराने? आप ये सोचिए, जिसका आपने भुगतान नहीं किया। आ गई बात। और अब हम आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कैसे समस्या को हल किया जाए इस पर ज्यादा जाते हैं। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ समस्या तो है, ये सब मानते हैं अनिल जी। ऐसे में क्या स्टेप उठाए जाएं जिससे कुछ तो हम राहत पा सकें, कुछ समस्याएं जो आ गई हैं उसे ख़त्म करने की ओर बढ़ सकें? सुझाव आपके क्या है? नहीं, देखिए, सुझाव की बात ही नहीं है, सरकार पर है। सरकार आपकी, आप जब कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, हमारी कैपेबल सरकार है, हमारी कॉम्पिटेंट सरकार है, तो फिर कोई समस्या होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राज्य बनने के बाद से आज तक की स्थिति की बात कर रहा हूँ। क्या कभी निजी अस्पतालों का रेट रिवीजन की बात हुई क्या? अभी जो है आपने जो बाइट दिखाई कुलदीप सोलंकी की, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी की, हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री ने हमको पैसा दिया रेट रिवीजन। अरे आप रेट रिवीजन बात कर ही नहीं पा रहे। अस्पताल के रेट्स आपने देखे हैं निजी अस्पतालों के? और एम्स की बात कर रहे हैं रविंद्र जी एम्स की बात कर रहे हैं। कभी रायपुर में आप जाके देखिए एम्स के बाहर कितने लोगों को उन लोग लिख के कहते थे जाइए मेकाहारा, और मेकाहारा कहते हैं जाइए एम्स। तो मेकाहारा और एम्स के बीच में घूमते रहेगा वो, यहाँ से कचहरी से टाटीबंद के बीच में घूमते रहेगा मरीज। निजी अस्पताल में जाने लायक उसके पास पैसा होता तो मेकाहारा क्यों जाता है या एम्स क्यों जाता? आपके एम्स की कोई भी कमी कोई नहीं कह रहा है, कोई उसका आलोचना नहीं कर रहा है, तारीफ ही कर रहे हैं। आपने एम्स खुला दिया, बहुत बड़ा काम किया। तो एम्स खुलाया का एक हाथी दांत के अस्पताल बनाओगे क्या? इलाज ही नहीं होगा, भर्ती नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से जो सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को अगर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं दुर्भाग्यजनक है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेकाहारा में अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही खबर थी कि जो डायलिसिस की मशीन बंद पड़ी है। अरे आपकी मशीनें जो है डायलिसिस की बंद पड़े रहती है, कभी एक्सरे मशीन बंद पड़ी, कभी सोनोग्राफी बंद पड़ी। हर चीज में आप जो है छोटी छोटी दवा के लिए आप पर्ची लिख देते, जाओ बाहर से लेकर आओ। तो वो मरीज वहां अस्पताल में इलाज कराने जाएगा ही क्यों सरकारी अस्पताल? और मैं बोलता हूं अगर सरकारी अस्पतालों को आप अपग्रेड कर देते हैं, अच्छे डॉक्टर देते हैं, अच्छा इलाज देते हैं, तो डॉक्टर निजी, कोई भी मरीज निजी अस्पताल में क्यों कटने कसने जाएगा? फिर कहे आप कसाई की बात करते हो। आपको हेल्थ सर्विसेज को ठीक करना है तो आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट के भी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां के अस्पतालों का आप अपग्रेड कीजिए। किसी ने कोई मना नहीं किया है उसके प्रति। उसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, दुर्भाग्यजनक बात हमारी भी है, हमारी जो बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी, वो सरकारी अस्पतालों का तो जो है काला चिट्ठा खोल के रख देती है, उसको पूरा नर्क बता देती है, उसमें कोई शक नहीं। मरीज को इतना डरा देते हैं हम कि वो घर से निकलने से पहले सोचता है कि मैं अगर सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो मरीज जाऊंगा, मेरी लाश आएगी। आप उसके प्रति आशा का वातावरण बनाइए। हम डरा डरा कर, कायदे से देखा जाए तो हम इनडायरेक्ट रूप से निजी अस्पतालों के दलालों की भूमिका में काम कर रहे हैं। हम सरकारी अस्पतालों की तो पोल खोल रहे हैं, निजी अस्पतालों को पोल खोलने हैं, जहां पे लाश रोक ली जाती पेमेंट के लिए, जहां पेमेंट का बिल जो है कहां से कहां पहुंच रहा है। आप पूछ लीजिए रविंद्र सिंह जी, कब से रेट रिवीजन नहीं हुआ और कब रेट रिवीजन होगा, बताइए आप। रेट रिवीजन हो जाए, एक रेट तय हो जाए। अरे बंबई से ज्यादा महंगा इलाज है। मेरे सारे दोस्त डॉक्टर है, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे को कहने में शर्म नहीं आती, मेरे दोस्त डॉक्टर है, लेकिन मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा। वो करेंगे क्या? इतना महंगा आप अस्पताल खोल दिए हो, इतनी महंगी महंगी जो मशीनें खरीद रहे हो, आपको डेली अपग्रेड करना है, ब्याज देना है, लोन ले रहे हो, और एक्सपांशन लगातार हो रहा है। सरकारी अस्पताल का एक्सपांशन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेकाहारा का एक्सपांशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों वो आज तक वो 700 तक 800 तक बिस्तर तक पहुंचा हुआ है? क्यों वहां पे एक्स्ट्रा बिस्तर नहीं लग रहे? क्यों निजी अस्पतालों के जो है अस्पताल 100 बिस्तर से खुले वो 500, 600, 800 हो रहे? अरे आप खुद ही सोचिए इस पे। सरकारी स्कूलों की भी वही स्थिति है, सरकारी अस्पतालों की भी वही स्थिति है, सरकारी सेवाओं की भी वही स्थिति है। आप देख लीजिए, आप सरकारी अस्पताल को दफन कर रहे हो और मस्त बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो कि आइए निजी अस्पताल उगाइए, कमाइए, खाइए। सरकार की इसमें खास जिम्मेदारी है। रविंद्र जी, आपसे आश्वासन अंतिम कुछ मिनटों में जल्दी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, हमने डॉक्टरों को कहा अब आप यदि सरकारी हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो आपको गाँव में भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल,
और नहीं जाएंगे तो आपको इतना फाइन भी लगेगा। हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में चला जाता है। इस परंपरा को ही बंद कर रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव में हमने अभी 35 करोड़ रुपए दिया है एक जिले पे, एक मतलब मेडिकल कॉलेज पे। तो जगह जगह आई रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का जो CGMHC का घोटाला था उसमें तो कुछ हुआ नहीं, पैसे की बर्बादी हुई। 800 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा और सारी चीज व्यवस्थित होगा। मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ। स्वास्थ्य एकदम सही रास्ते पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और रविंद्र सिंह जी की बात अगर सरकार तक पहुंच रही होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल अच्छा हो। तो कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं जो अभी सवालों के घेरे में हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अनिल जी ने काफ़ी सुझाव दिए हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। इस पूरी चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।